हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टॉपिक लाप्लासियन। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिफाइन किया था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड थर्ड वन इज कर्ल। सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को, उसके बाद में आते हैं लाप्लासियन पे। तो बात करते हैं ग्रेडियंट की। व्हाट इज ग्रेडियंट? व्हेन del operator operates on scalar quantity, scalar field बोल सकते हो, and then we get a vector field, वेक्टर। अगर बात करें स्केलर की तो एक कोई स्केलर फंक्शन हम चूज करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर, सो हेयर v को हम एक स्केलर फंक्शन चूज करते हैं। सो डेल, अगर ऑपरेटर ऑपरेट कराते हैं एक स्केलर पोटेंशियल v पे, तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। एंड नाउ दिस टर्म इज नोन एज ग्रेडियंट। Gradient of V, gradient of V. So it is known as gradient of V. Now if we talk about divergence, so what is divergence? It is the dot product of del operator with a vector quantity, या बोल सकते हैं वेक्टर फील्ड विद ए वेक्टर। सो डेल डॉट वेक्टर फील्ड अगर हम ई चूज करते हैं तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू, वी विल गेट ए स्केलर क्वांटिटी, एंड इस डेल डॉट ई को हम बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई। सो ग्रेडियंट ये हो गया, डाइवर्जेंस ये हो गया। ग्रेडियंट को हमने लेक्चर नंबर 03 में डिफाइन किया है, एंड देन 04 लेक्चर नंबर 04 में डाइवर्जेंस की बात की है। और थर्ड वन इज कर्ल। सो कर्ल को हमने डिफाइन किया है लेक्चर नंबर 05 में। एंड व्हाट इज कर्ल? सो इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ del operator with a vector. So this is curl. Now del cross E, suppose E is a vector quantity, so del cross E will be also a vector. So this term is known as curl, and curl of E. So here gradient of V, divergence of E and curl of E, इन तीनों पे कंप्लीट लेक्चर मैंने डिफाइन किए हैं 03, 04, 05 लेक्चर नंबर में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लाप्लासियन। तो उसको समझने से पहले हम पहले एक चीज़ ये देखते हैं कि डाइवर्जेंस, हम देख रहे हैं कि डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी पे, और ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर फील्ड को जनरेट कर रहा है। कि डेल ऑपरेटर को स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट कराते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। अगर इस डेल ऑपरेटर को हम इस वेक्टर पे अप्लाई करें तो इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकलेगा। कहने का मतलब यह है
कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस वेक्टर क्वांटिटी, या फिर ये बोले डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ v। सो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v हमें निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v। सो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, so del dot del v, so this is equal to del square v, and here del square is known as Laplacian operator, Laplacian operator, and del v, sorry, del square v is known as Laplacian of v, सो लाप्लासियन को हमने डिफाइन किया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है और उस वेक्टर का अगर हम डाइवर्जेंस निकालें तो हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। तो वो हमें मिला डेल डॉट डेल वी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी, क्योंकि v एक स्केलर फंक्शन है। डेल डॉट डेल का हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो डेल स्क्वायर मिलेगा। सो डेल स्क्वायर v, हेयर डेल स्क्वायर इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर एंड डेल स्क्वायर v इज नोन एज लाप्लासियन ऑफ v। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस टर्म लाप्लासियन ऑपरेटर in Cartesian coordinate system, in spherical coordinate system as well as in cylindrical coordinate system। तो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात करेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर की। तो अभी तक सब इतना तो समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और है कि डाइवर्जेंस ऑफ हमने लिया ग्रेडियंट, तो इसी तरीके से कर्ल भी एक वेक्टर क्वांटिटी का निकल रहा है। तो अगर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट की बात करें, फिफ्थ, ये फोर्थ है एंड फिफ्थ वन इज कर्ल, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। तो ये कर्ल ऑफ ग्रेडियंट मीन्स डेल क्रॉस एंड ग्रेडियंट मीन्स डेल वी। सो इट गिव्स जीरो always, always when we calculate curl of gradient, then we get 0 always। आप v कोई एक स्केलर फंक्शन चूज कर सकते हैं और उसका पहले ग्रेडियंट निकालते हैं और उस ग्रेडियंट का फर्दर कर्ल अगर निकाल रहे हैं तो हमेशा हमें 0 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कर्ल ऑफ ग्रेडियंट तो 0 मिल रहा है, बट हमें बात करना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट की, और जिसमें लाप्लासियन ऑपरेटर आ रहा है और लाप्लासियन ऑफ v को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ठीक है, इतना हमें बेस समझ में आ गया कि क्या क्या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया था और आज के लेक्चर में हमें क्या चीज़ पढ़नी है। तो ठीक है, इसको हटाते हैं। तो लाप्लासियन को हमें पढ़ना है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में
कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें लाप्लासियन को डिफाइन करना है। तो ऑब्वियसली कि हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्म पता होनी चाहिए लाप्लासियन की। अगर लाप्लासियन की एक जनरलाइज्ड फॉर्म पता है हमें, तो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, उनको चेंज करके, और उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी डिफाइन कर देंगे, एंड देन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिफाइन करेंगे। कैसे? अगर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लाप्लासियन पता है तो उसमें कुछ, मैंने बोला कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और लाप्लासियन को हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वहीं पे अगर कुछ उसके पैरामीटर्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो लाप्लासियन को हम डिफाइन करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लाइकवाइज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम डिफाइन कर देंगे लाप्लासियन ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। तो सबसे पहले हमें बात करनी है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लाप्लासियन। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि लाप्लासियन क्या है। डेल डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, दिस वन। तो दिस, और ग्रेडियंट का हमें ग्रेडियंट का जनरलाइज्ड फॉर्म पता है। वो क्या रहता है? डेल डॉट वी, डेल वी इज इक्वल टू U1 कैप बाई H1 डेल बाई डेल Q1 V प्लस U2 कैप बाई H2 डेल V बाई डेल Q2 एंड प्लस U3 कैप बाई H3 डेल V बाई डेल Q3. So this is generalized gradient of V. जनरलाइज्ड ग्रेडियंट ऑफ V इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमने ग्रेडियंट वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि U1, H1, Q1 ये सारी चीज़ें क्या हैं। वैसे भी बता दूं कि U1, U2, U3 यूनिट वेक्टर्स हैं जिनको हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में U1, U2, U3 कैप के अकॉर्डिंग लिखा है। तो अगर कार्टेशियन में बात करेंगे तो U1 कैप, U2 कैप, U3 कैप की वैल्यूज होंगी I कैप, J कैप, K कैप। और अगर बात करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो U1 कैप, U2 कैप, U3 कैप की वैल्यूज होंगी R कैप, थीटा कैप, फाई कैप। और अगर हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो U1 कैप, U2 कैप, U3 कैप की वैल्यूज होंगी R कैप, फाई कैप, Z कैप। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं एक्स वाई जेड, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स रहते हैं आर, थीटा, फाई, एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स रहते हैं आर, फाई, जेड। और यूनिट वेक्टर्स कार्टेशियन में आई कैप, जे कैप, के कैप रहता है। तो वही बात करें H1, H2, H3 क्या है तो H1, H2, H3 हैं कोफिशिएंट्स, और ये हमें इनकी वैल्यूज़ हमें डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट में मिलती हैं। इस सब चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में, और उन सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप चाहो तो देख सकते हो। एंड हेयर Q1, Q2, Q3 मीन्स दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। If we talk about Cartesian coordinate, then Q1, Q2, Q3 will be x, y, z. And if we talk about spherical coordinate system, then Q1, Q2, Q3 will be r, theta, phi. And in case of cylindrical coordinate system, Q1, Q2, Q3 will be r, phi, z respectively. So this is generalized form of gradient.
and now we have to find the divergence of this quantity. So divergence of this quantity, अगर हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर, इस वेक्टर को हमने इस क्वांटिटी को हमने एक वेक्टर कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर फॉर्म में मिल रहा है। तो एक वेक्टर चूज कर लेते हैं, सपोज वेक्टर है p। सो यहाँ पर देखो तो जो u1 कैप है, तो ये जो जितना टर्म आएगा ये एक u1 का कंपोनेंट है u1 डायरेक्शन में। तो इसको हम लिख सकते हैं p1 u1 कैप प्लस इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं u2 सॉरी p2 और ये आएगा u2 कैप प्लस यहाँ पर इतने पूरे टर्म को लिखेंगे p3 इन द डायरेक्शन u3 कैप। तो इस फॉर्म में मैंने लिखा। अभी अगर हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ p, तो डाइवर्जेंस ऑफ p वेक्टर ये हमें मिलेगा डेल डॉट p इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर, ये मैंने इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ p लिख रहे हैं। तो 1/h1 h2 h3 एंड देन here in the bracket del by del q1, और यहाँ पर मिलता है वेक्टर का कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट p1 एंड देन h2 h3 प्लस डेल बाई डेल q2 और यहाँ पर p1 है तो अब आएगा कंपोनेंट p2, h2 h3 है तो h3 h1 एंड प्लस डेल बाई डेल q3, यहाँ पर ये आएगा p3 h1 h2। सो ये है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस की। अब करना क्या है इसमें कि ये एक तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ p, और p हमने क्या लिखा, p क्या है वेक्टर, एक तरीके से देखें ग्रेडियंट ऑफ v है। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। अगर हम डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट और p वेक्टर मीन्स क्या है डेल v, तो इसको हम अगर डेल v लिखें तो आप देख रहे हो कि ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट लिखा हुआ है, और इसी को हम लिखते हैं डेल स्क्वायर v, जो कि है, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था कि ये क्या है लाप्लासियन ऑफ v है, ये डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर है। अब इस, तो ये वही सेम चीज़ है, तो कहने का मतलब दिस टर्म इज लाप्लासियन ऑफ v लिखा हुआ है। बस करना क्या है, इस p1 p2 p3 की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, p1 p2 p3 की वैल्यूज़। और p1 की वैल्यूज़ देखो क्या आ रही है, ये p1 की वैल्यू है, p2 की वैल्यू ये है एंड p3 की वैल्यू ये है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर लिखते हैं। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया। सो डेल डॉट, या ये बोलें डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, divergence of gradient of v, that is known as del square v, that means Laplacian of v, and it will be equal to 1 by h1 h2 h3 and here del by del q1। So del by del q1 इन द ब्रैकेट p1 की वैल्यू देखो क्या है
1/H1 del V बाई del Q1। तो 1/H1 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H2 H3 बाई, एक मिनट ये दिख रहा है क्या ऊपर, एक मिनट देख लेते हैं, ये कट रहा है ऊपर यहाँ से, यहाँ फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, डेल डॉट डेल V, divergence of gradient of V, so it will be equal to del square V and this one should be 1/H1 1/H1 H2 H3 and in the bracket, यहाँ से देखो del by del Q1, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे del by del Q1। यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हम देखेंगे P1 है, P1 की वैल्यू क्या है 1/H1 del V by del Q1, सो H2 H3 लिख लेंगे, H2 H3 ये वाला टर्म, और फिर P1 की वैल्यू क्या 1/H1, तो यहाँ पर लिख लो H1 और फिर क्या है del V by del Q1, सो del V by del Q1। अब ये टर्म अगर मिल गया तो बाकी के टर्म अपने आप आराम से लिख सकते हो। तो सेकेंड टर्म क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसके आगे रहेगा एक्चुअली, हाँ, तो del by del Q2, यहाँ पर ये आएगा H3 H1 है तो H3 H1 और P2 की वैल्यू क्या है 1/H2 है ना, तो H2 और del V बाई del Q2 प्लस del बाई del Q3 and here H1 H2 बाई P3 की वैल्यू क्या आ रही है, P3 की वैल्यू है 1/H3 मतलब 1/H3 एंड del V बाई del Q3 ये है, और इसको हम कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये है डेल स्क्वायर V, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है एक तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, और इसी को नाम देते हैं हम लाप्लासियन, लाप्लासियन। So this is generalized form of Laplacian, generalized form। generalized form का मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि generalized form का मतलब यही है कि अब इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बस चेंज क्या करना होगा, H1 H2 H3 की वैल्यू चेंज करनी होगी, वो डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट से हम निकाल लेंगे, Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज़ जो अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, और बाकी तो V तो रहेगा ही क्योंकि V क्या है स्केलर फंक्शन मैंने चूज़ किया है। तो ये टर्म अब याद रहेगा अगर, तो इसके अकॉर्डिंग हम तीनों सिस्टम में लाप्लासियन को डिफाइन कर पाएंगे। तो इसको हटा देते हैं, और बात करेंगे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। नंबर 1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से रहते हैं, Q1 XYZ रहता है ना, XYZ, तो Q1 Q2 Q3 इनकी वैल्यूज़ क्या हैं X Y एंड Z। बात करें H1 H2 H3 की वैल्यू, H1 H2 H3, तो इनकी वैल्यू मिलती है 1 1 1। आप पूछोगे कैसे, तो वो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये रहता है, ये है डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और H1 H2 H3 वैल्यूज़ क्या हैं कि dx i कैप का कोफिशिएंट जो है, dy j का कोफिशिएंट वो H2 होगा, ये H1 है, और dz k कैप का कोफिशिएंट रहेगा H3 का कोफिशिएंट,
मतलब दिस वैल्यू, ये H1 और इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पर देखो वैल्यू क्या मिल रही है, H2 की वैल्यू वो 1 है, और यहाँ पर वैल्यू जो मिल रही है H3 की वैल्यू वो 1 है। तो 1 1 1 हो गया और हो गया। तो बस अब डायरेक्ट डेल ऑपरेटर लिखो, डेल स्क्वायर वी। सो डेल स्क्वायर वी विल बी, बोलो, ये 1/1 रहेगा, इसको हटाओ, फिर ब्रैकेट में तो डेल बाई डेल एक्स, ये पूरा टर्म 1 रहेगा, डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक, प्लस इसी तरीके से आएगा आगे का टर्म भी आप देख लेना, डेल बाई डेल वाई इन द ब्रैकेट डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड डेल वी बाई डेल जेड। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो कि यह आएगा डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 वी बाई डेल वाई स्क्वायर एंड प्लस डेल 2 वी बाई डेल जेड स्क्वायर। सो डेल स्क्वायर वी ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा इजी हो जा रहा है कि इसमें और कुछ एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है लाप्लासियन ऑफ वी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरीके से हमें डिफाइन करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये हो गया। इसके बाद में इसको हटा देते हैं, और हमें बात करनी है नंबर 2, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास r, थीटा एंड फाई। सो Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज़ बोलो, r, थीटा, फाई, ये वैल्यूज़ इसमें डालनी होंगी, और H1, H2, H3 की वैल्यूज़ देखना है। तो उसके लिए हमें डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट लिखना है। तो डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल टू dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। ये है डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप देख सकते हो dr r कैप का कोफिशिएंट वो है कितना, 1, तो h1 की वैल्यू 1। नाउ d थीटा थीटा कैप का कोफिशिएंट क्या है, r, सो h2 की वैल्यू r, एंड नाउ d फाई फाई कैप का कोफिशिएंट जो है ये है कितना, h3 इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो अभी हमें क्या है, Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज़ पता चल गई, H1, H2, H3 की वैल्यूज़ पता चल गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें लाप्लासियन ऑपरेटर में डाल देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से लिखते हैं डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू, बोलो 1/H1, H2, H3, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा 1 बाई कितना, r स्क्वायर साइन थीटा, 1/r स्क्वायर साइन थीटा। फिर ब्रैकेट में देखो डेल बाई डेल Q1, तो डेल बाई डेल r, यहाँ पर H2, H3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो r स्क्वायर साइन थीटा बाई H1, तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, डेल v बाई डेल कितना, Q1 है ना, तो ये r आएगा। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये वाला टर्म। अब हमें बात करनी है सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म क्या है, डेल बाई डेल Q2, डेल बाई डेल Q2 मीन्स थीटा, देखो Q2 मीन्स थीटा, तो थीटा,
और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे H3H1 तो इसका मल्टीप्लिकेशन है r साइन थीटा बाई कितना है H3H1 बाई H2 तो ये आएगा r सॉरी और फिर है डेल v बाई डेल Q2 सो यहाँ पे लिखेंगे डेल v बाई डेल Q2 मीन्स थीटा तो ये आ गया और प्लस थर्ड टर्म जो है डेल बाई डेल फाई अब H1H2 इसकी वैल्यू है r नीचे H3 तो ये r साइन थीटा एंड डेल v बाई डेल Q3 मीन्स फाई तो डेल फाई ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बस क्या सिंप्लीफाई क्या होगा इसमें देखो यहाँ पर डेल बाई डेल आर है इसका मतलब साइन थीटा कांस्टेंट है यहाँ पर साइन थीटा आएगा बाहर एक काम करना है कि 1/r² साइन थीटा से पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है फिर जो भी टर्म आए वो यहाँ पर नोट कर देना है तो कुछ करना नहीं है बस क्या है कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको हटा दे रहे हैं इसके बाद का जो स्टेप आएगा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 1/r² साइन थीटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा यहाँ से बाहर आएगा क्यों क्योंकि डेल बाई डेल आर है पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है r के रिस्पेक्ट में इसका मतलब थीटा कांस्टेंट थीटा को हम बाहर करेंगे सॉरी साइन थीटा को बाहर करेंगे तो इस साइन थीटा कैंसिल तो यहाँ पर आएगा 1/r² डेल बाई डेल आर इन द ब्रैकेट r² डेल v बाई डेल r ये टर्म ठीक प्लस 1/r² साइन थीटा इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें पहली बात तो ये r कैंसिल है तो यहाँ पर आएगा 1/r² साइन थीटा r² साइन थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्यों क्योंकि साइन थीटा को हम बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल v बाई डेल थीटा ये हो गया टर्म तो सेकेंड टर्म यहाँ तक हो गया। अब 1/r² साइन थीटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो r कैंसिल हो रहा है साइन थीटा जो है बाहर निकल के आएगा साइन थीटा आपका बाहर निकल के आएगा क्यों क्योंकि डेल बाई डेल फाई है फाई के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा इसका मतलब साइन थीटा वाला टर्म जो है ये कांस्टेंट है बाहर निकल के आएगा तो ये साइन थीटा बाहर ये मिल रहा है तो 1/r² साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा यहाँ पर r² साइन स्क्वायर थीटा एंड इन द ब्रैकेट सॉरी डेल बाई डेल फाई और यहाँ पर मिलेगा क्या डेल v बाई डेल फाई तो एक तरीके से आप इसको लिख सकते हो डेल 2v बाई डेल फाई स्क्वायर ये सो दिस इज Laplacian of v in spherical कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ये जो टर्म आया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में डेल स्क्वायर v की वैल्यू निकालनी होगी तो आप जैसे r डायरेक्शन में है सिर्फ अगर v डिपेंड्स ऑन r देन यू हैव टू राइट सिंगल टर्म दिस वन एंड इफ v डिपेंड्स ऑन r एंड थीटा देन यू कैन यूज बोथ टर्म एंड दिस विल बी 0. So del square v
क्या बोला मैंने, लाप्लासियन ऑफ v इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी अगर मैं बोलूँ आपको कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लाप्लासियन लिखो, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लिख लोगे इसी के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हो कि ये जो है जनरलाइज्ड फॉर्म, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इसको हटा देते हैं और हम फाइनली देखते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासियन कैसे लिखते हैं। इसको हटाओ। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आपको पता है कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r, फाई, जेड ये 3 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। मैंने बोला कि डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट आपको लिखना ही लिखना है। तो ये क्या लिखेंगे, क्या रहता है dl। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि dl क्या आता है, dr r कैप प्लस r d फाई कैप प्लस dz z कैप। ये है डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप देखो dr कैप की वैल्यू, dr कैप का कोफिशिएंट कितना है, h1 की वैल्यू बोलो 1, d फाई कैप का कोफिशिएंट कितना है r, तो h2 की वैल्यू r, dz का कोफिशिएंट कितना है 1, तो h3 विल बी 1। एंड नाउ q1 q2 q3 की वैल्यू बोलो, q1 q2 q3 इनकी वैल्यूज हैं r फाई z, क्योंकि ये हैं आपके सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो अब ये दोनों जनरलाइज्ड वैल्यूज़ जो हैं h1 h2 h3 और q1 q2 q3 इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें डाल देना है और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको लाप्लासियन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3 कितना आएगा 1 इंटू r इंटू 1, सो 1/r एंड इन द ब्रैकेट del by del q1, so del by del q1 means del by del r, and then h2 h3 by h1, so h2 h3 by h1, तो r इंटू 1/1, तो ये आएगा r। फिर del v by del q1, तो del v by del q1, q1 कितना है r, del r। ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका। फिर सेकेंड टर्म लिखना है। सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल q2, तो डेल बाई डेल q2 की वैल्यू कितनी है 5। फिर h3 h1 तो ये 1 ही है, बाई h2 तो ये आएगा 1/r, और फिर डेल v बाई डेल q2 मीन्स 5, तो डेल 5 ये हो गया, प्लस ये टर्म डेल बाई डेल q3 मीन्स z, एंड इन द ब्रैकेट h1 h2 ये r है, बाई h3 तो ये 1 आएगा, और डेल v बाई डेल q3 मतलब डेल v बाई डेल q3 मीन्स 5, सॉरी z, तो डेल z ये आ गया। इसको ब्रैकेट। अभी फिर इसके बाद में क्या है 1/r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें देखो ये r तो बाहर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो r यहाँ पर क्या है एक वेरिएबल है डेल बाई डेल r के लिए, मतलब r कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर 1/r बाहर कर सकते हैं क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो 1/r को बाहर कर सकते हैं, यहाँ पर भी r को बाहर कर सकते हैं। तो इसके बाद में अगर हम टर्म लिखे हैं तो इसको आप देख लेना,
और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कितना आएगा टर्म, तो ये आएगा डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू क्या 1/r डेल बाई डेल आर इन द ब्रैकेट आर डेल वी बाई डेल आर। ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर 1/r को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये 1/r बाहर, तो प्लस 1/r स्क्वायर एंड नाउ डेल 2v बाई डेल फाई स्क्वायर। ये हो गया डेल 2v बाई डेल फाई स्क्वायर, प्लस r को यहाँ पर बाहर कर लेंगे, ये 1/r है, ये 1/r है, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा डेल 2z बाई डेल 2v बाई डेल जेड स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि 1/r यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, r ये बाहर निकल के आएगा, कैंसिल होके ये आएगा। तो ये है आपका लाप्लासियन ऑफ v इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब में कुछ याद रखो या ना याद रखो, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फर्स्ट टर्म याद रखना जरूर, क्योंकि जब भी v का फंक्शन मिलेगा तुम्हें तो v का फंक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में r पे डिपेंड कर रहा होगा। तो r पे डिपेंड कर रहा होगा, मतलब इस अगर उसका डेल स्क्वायर v निकालना होगा तो ये टर्म और ये दोनों टर्म जो हैं जीरो होंगे और यहाँ से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों केस में, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सपोज v इज इक्वल टू गिवन है 3r स्क्वायर एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डेल स्क्वायर v। सो सिंपली यू कैन यूज दिस टर्म, तो 1/r एंड डेल बाई डेल r एंड r डेल v बाई डेल r मीन्स 3 to 6r, तो ये आएगा 6r स्क्वायर हो जाएगा और फिर 6 बाहर हो जाएगा, 1/r और 6 बाहर, तो r स्क्वायर मीन्स डिफ्रेंसिएशन आएगा 2r, r कैंसिल, 6 2 12 आंसर आ जाएगा। यही आएगा ना, r स्क्वायर यहाँ पर है तो 2r हुआ, 2r 2 3 6r स्क्वायर, और 6 बाहर निकला, r स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2r आया, तो r कैंसिल, 6 2 12। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से अगर v इक्वल टू 3r स्क्वायर कोई फंक्शन गिवन है तो उस तरीके हम जो है सिंपली डेल स्क्वायर v फर्स्ट टर्म का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने डिफाइन किया है लाप्लासियन इन कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अब ये जो चारों टॉपिक हैं आपके, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्या ग्रेडियंट, पहले तो हमने बात की थी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं पहले से ही, उसकी बात नहीं है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड देन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड फोर्थ वन इज लाप्लासियन। तो इसको हमने तीनों में पढ़ा, ठीक, कार्टेशियन, फिर इसको तीनों में हमने डिफाइन किया डाइवर्जेंस को, फिर कर्ल को तीनों में डिफाइन किया कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल में, फिर लाप्लासियन को हमने तीनों सिस्टम में डिफाइन किया है कर्ल। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एक बेस है, जो एक लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था कि एक यज्ञ चल रहा है, ये एक तरीके से एक बेस है। ये अगर आपका ओके है, रेडी है, ये इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, क्लियर है, तो आगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें मुझे लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मतलब पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेस्ड है
इस पूरे सिस्टम पे, ठीक है। सो दिस इज बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अगर ये आपका स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगर आप चाहो तो 10 मीन्स 4-5 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर सकते हो। तो ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे इसमें है डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम, कर्ल थ्योरम, ये सब बचा हुआ है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड क्या है, कर्ल थ्योरम। तो ये बचा हुआ है टॉपिक। और एक चीज़ है, क्या है, हाँ, अभी तक आपने देखा कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासियन, ये तो पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इनका क्या है कि फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर हम इसको किसी वेक्टर पे अप्लाई कर दे रहे हैं तो चलो ठीक है, स्केलर मिल जा रहा है या जो भी है, स्केलर पे डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर देते हैं तो ग्रेडियंट निकलता है उसका, तो वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन उसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसका, तो उसकी बात हम कर लेंगे एक लेक्चर में। तो चारों का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देख लेंगे एक लेक्चर में कि क्या मीनिंग निकल रही है। तो जिससे क्या होता है कि आप फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो क्या है, फिजिक्स का एक फील आता है आपके अंदर। तो वो एक लेक्चर हो जाएगा और दूसरा एक थ्योरम पे बेस्ड हो जाएगा लेक्चर। तो 2 लेक्चर और बचे हुए हैं, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हाँ, तो इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं। बस ये है कि जो मैं अभी तक बताया हूँ उसको आप रिवीजन करते चलो, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हर पल हर वक्त। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी ही। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके।